नेपाल की सिचुएशन इस वक्त बहुत ख़तरनाक और नाजुक है और नेपाल को इस वक्त ख़तरा किसी टेररिस्ट ग्रुप से नहीं है, ना ही किसी एक्सटर्नल पावर से है, ना ही कोई बैरून मुल्क का हमला हुआ है, बल्कि नेपाल को ख़तरा है अपने ही मुल्क के लड़के और लड़कियों से। आज जो हुआ उसका भी सबका घर सर सब जला दिया नहीं, वो के पी ओली भाग गया, हमारा देश का प्रधानमंत्री। वो लड़के और लड़कियां जो 2012 से पहले और 1997 के बाद पैदा हुए, जिन्हें आसान टर्म्स में जेन ज़ी भी कहा जाता है। इन लोगों की डिमांड कोई मुल्क के खिलाफ बोलना नहीं है या अपने मुल्क को तबाह करना नहीं है, बल्कि जेन ज़ीज़ जो 1997 से 2012 के दरमियान में पैदा होते हैं, उनकी सिर्फ ये डिमांड है कि जो करप्शन हमारे मुल्क में हो रही है, जो इनजस्टिस हो रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो ख़त्म की जाए। ये मूवमेंट शुरू किस तरह से हुई? ये मूवमेंट कुछ इस तरह से शुरू हुई कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो कि जेन ज़ीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन्होंने वहाँ पर बेसिकली प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। ऑनलाइन प्रोटेस्ट इस तरह से होता है कि आप बेसिकली कुछ पोस्ट लगाते हो, लोग उसमें कमेंट्स करते हैं, वो पोस्ट बहुत वायरल जाने लग जाती हैं। इस तरह से एक ऑनलाइन सिचुएशन क्रिएट हुई जो गवर्नमेंट खिलाफ थी। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लड़के और लड़कियाँ, बहुत से बच्चे इस सब में इन्वॉल्व थे और सिर्फ गवर्नमेंट की करप्शन और इनजस्टिस के खिलाफ ही बोल रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बच्चे और एक आम बच्चा, उनके लाइफ में उनकी अपॉर्चुनिटीज जो उन सबको मिलती हैं, कितना डिफरेंस होता है इन सब में। ये पिक्चर्स भी शेयर की जा रही थी वहां पर। अब इन पिक्चर्स का ये तो नहीं पता कि ये असल थी कि नहीं थी, लेकिन इन पिक्चर्स से वाज़े पता चल रहा था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे और एक आम बच्चा जो नेपाल में पैदा होता है, उसके लिए कितना डिफरेंस है अपॉर्चुनिटीज का। और इसी के पेश नज़र गवर्नमेंट ने जब ये सारी चीज़ें देखी कि सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ कितनी बड़ी मुहिम चल रही है, हैशटैग नेपो किड्स के नाम से लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं और ये पोस्ट वायरल हो रही हैं और बहुत से जेन ज़ीज़ इसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ये सोचकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए कि शायद इसमें कोई कमी आ जाए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट शायद थोड़ी सी गलत हो गई। उन्होंने सोचा कि लोगों का गुस्सा या स्टूडेंट्स का गुस्सा या इन लड़के और लड़कियों का गुस्सा कम हो जाएगा ये सब करने से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। नेपाल की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 30 मिलियन की पॉपुलेशन है और इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो बैरूने मुल्क कमाने के लिए भी जाते हैं। मतलब नेपाल ज्यादातर रेमिटेंसेस की सूरत में भी चलता है। सेकेंडली, यहाँ पर ट्रेवल बहुत ज्यादा है, बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं, सैर करते हैं। नेपाल अपनी इनरिच्ड नेचुरल ब्यूटी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। दैट्स वाई इस सब सोशल मीडिया बैन की वजह से ये दोनों चीज़ें इफेक्ट होने लगी। रेमिटेंसेस, बाहर जो लोग कमाने गए थे उनका अपनी फैमिली से कॉन्टेक्ट, और सोशल मीडिया पर जो लोग बाहर से नेपाल में ट्रेवल करने के लिए आते थे उन्हें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रही थी। उन्हें नहीं पता चल रहा था कि हमने नेपाल में सैर करने आना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और ये तीनों इंडस्ट्रीज बहुत मुश्किल से तबाह होने लगी। गवर्नमेंट ने सोचा था कि क्या पता इससे हमारा जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुस्सा जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया और जो सारी जेन ज़ीज़ थी वो निकल आए सड़कों पर। इस पूरे ग्रुप की खास बात पता है क्या है? इसमें सिर्फ 13 साल से लेकर 28 साल की एज ग्रुप के लड़के और लड़कियां ही थे और इन लोगों को कोई भी लीड नहीं कर रहा था। इन लोगों का कोई लीडर नहीं था या इस पूरी मुहिम का कोई लीडर नहीं है। जब ये लड़के और लड़कियां और जेन ज़ीज़ सड़कों पर बाहर निकले तो इन्होंने काठमांडू, जो कि एक बड़ा शहर है नेपाल का, उस पर हमला बोल दिया। बहुत से दूसरे शहरों को भी इफेक्ट किया, लेकिन काठमांडू पे जो इफेक्ट्स हुए हैं वो ज्यादा हैं। ये मंडे का दिन था जिसमें बहुत से लड़के और लड़कियों ने मिलकर डिफरेंट पॉलिटिकल बिल्डिंग्स, प्रेस हाउसेस, पॉलिटिकल ऑफिशियल्स के घर और डिफरेंट पुलिस स्टेशंस और बिजनेस हब्स वगैरह पर हमला बोल दिया। पुलिस भी यहाँ पर कुछ भी ना रोक सकी। पुलिस ने एंटी गवर्नमेंट ये हमले होने की वजह से लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाई। सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। डिफरेंट पॉलिटिकल जगहों पर आग लगने लग गई, बिजनेसेस इफेक्ट होने लग गए। लोगों ने, उन स्टूडेंट्स ने निकल कर डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस भी इस चीज़ को रोक नहीं सकी, क्योंकि पुलिस जो थी वो वहाँ पे मार कुटाई नहीं कर सकती थी। वो उन्होंने रोकने की कोशिश की जितनी कर सकते थे, लेकिन
जेनजीज का जो गलबा था वो तारी आ गया और कुछ भी नहीं कर पाए पुलिस वाले। और इस सिचुएशन को देखते हुए जब गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि हमारे सोशल मीडिया बैन की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है और लोग जो हैं वो गुस्से में आ गए हैं, तो उन्होंने ट्यूसडे वाले दिन सोशल मीडिया से अपना बैन हटा दिया। गवर्नमेंट को लगा था कि ये करने से शायद लोगों का गुस्सा कम होगा। जिस तरह पहले गवर्नमेंट ने सोचा था सोशल मीडिया बैन करने से गुस्सा कम होगा, अब सोचा था कि सोशल मीडिया अनबैन करने से गुस्सा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने ऑनलाइन आकर ये बात की जेनजीज ने कि हम लोग अब इसे पीसफुल कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो थे वो सड़कों पर निकल चुके थे। अब उनका गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया को ब्लॉक करने की हद तक नहीं था, ये वो आवाज़ थी जो बंद की जा रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि हम जो बोल रहे हैं, हमारे जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे, और अब वो सड़कों पर निकल चुके थे और सिचुएशन जो थी वो और ख़राब होने लग गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल को भी आग लगा दी गई, डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑफिसेस को आग लगा दी गई, डिफरेंट बिजनेसेस को लूट लिया गया, पॉलिटिशियंस के घर में एंटर हो गया और वहां पर जाकर तबाहियां मचा दी गई। सिंगा दरबार जो कि एक हिस्टोरिकल पैलेस है नेपाल में, जैसे हमारा पाकिस्तान में बादशाही मॉस्क है या इंडिया में ताजमहल है, इस तरह सिंगा दरबार भी है, उसे भी पूरा जला दिया गया। एयरपोर्ट्स पर हमला किया गया, होटल्स को जलाया गया और सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। ये सब कुछ देखते हुए ट्यूसडे को ही, जिस दिन सोशल मीडिया अनबैन हुआ था, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने और उनके 4 मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन दे दिया। और ये भी नहीं पता वो रिज़ाइन देकर इस वक्त कंट्री के अंदर ही है या कंट्री से भाग चुके हुए हैं, उनकी कोई खबर नहीं। ट्यूसडे को जब प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दिया तो वेंसडे एक पूरा ऐसा दिन था नेपाल में जो किसी भी पीएम के बगैर चल रहा था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बगैर चल रहा था। इस सब के केस में तकरीबन 34 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और उनमें से 19 लोग जो हैं वो पुलिस ऑफिसर्स ने मारे हैं या सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने मारे हैं, और वो लोग थे जो बेसिकली रिवोल्ट कर रहे थे। 1300 लोग तकरीबन इंजर्ड हुए हैं। वेंसडे को जब ये मुल्क बगैर किसी प्राइम मिनिस्टर के चल रहा था तो जेनजीज के लीडर्स ने तो कुछ लीडर्स बनाए, उन्होंने मिलिट्री ऑफिशियल से बात की और अपना मुद्दा पेश किया। उन्होंने ये कहा कि हमें सुशीला गर्गी को अपना प्राइम मिनिस्टर नेपाल का बनाना है, इंटरिम लीडर बनाना है। सुशीला गर्गी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थी जो कि जुलाई 2016 से लेकर जून 2017 तक चीफ जस्टिस रही और नेपाल की पहली फीमेल चीफ जस्टिस थी। जेनजीज इन्हें इसलिए ज्यादा पसंद करती हैं क्योंकि इन्होंने करप्शन के खिलाफ बहुत आवाज उठाई थी और उन्हें लग रहा है क्योंकि ये मूवमेंट जो थी वो एंटी करप्शन थी और ये मूवमेंट बेसिकली सोशल इनजस्टिस को खत्म करना चाहती है, तो उन्हें लग रहा है कि जो हम सुशीला गर्गी हैं अच्छी इंटरिम लीडर बन सकती हैं। सुशीला गर्गी का भी यही रिप्लाई आया है कि इन यंग लड़कों और लड़कियों ने बेसिकली मेरा नाम लिया है और मुझे अपॉइंट करना चाहते हैं और मैं इनकी बात रद्द नहीं करूंगी। लेकिन अभी तक नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रूट नहीं है, कोई भी ऐसा लीगल पाथ नहीं है जिससे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस जो कि रिटायर हो चुका हुआ है, अब चीफ जस्टिस है भी नहीं, इंटरिम लीडर बन सके। और ऐसा जो रास्ता है वो अभी ढूंढा जा रहा है और इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है फ्रॉम मिलिट्री ऑफिस। इस वक्त मिलिट्री जो है वो पूरे नेपाल में इर्द गिर्द घूम रही है और लोगों से यही डिमांड कर रही है, उन जेनजीज से यही डिमांड कर रही है कि जो भी आपके पास अम्यूनेशंस या आपके पास हथियार हैं वो हमारे हवाले कर दें, और जो हवाले नहीं करेगा उसे बेसिकली सजा दी जाएगी। कुछ लड़के और लड़कियां जो हैं वो अम्यूनेशंस हैंडल कर रहे हैं और कुछ जो हैं वो हैंडल नहीं कर रहे, और रिवोल्ट जो है वो अभी भी चल रहा है। अभी तक इस पे कोई अपडेट नहीं है कि सिचुएशन कहां तक पहुंची है या कहां तक नहीं पहुंची, लेकिन ये इस वक्त साउथ एशिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया रिवोल्ट शो करवाता है जो नेपाल के जेनजीज ने किया है। अगर इसमें कोई अपडेट आती है तो हम लोग अब इस पे नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।